हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि नियोलिथिक एज में जो कि 6000 से 4000 बीसी तक के उसका शुरुआत माना जाता है और खात्मा माना जाता है। 6000 बीसी से शुरू और 4000 पर अंत। हम उसी के बीच देखे थे कि लगभग 4500 बीसी के आसपास व्हील का इनोवेशन हुआ था और लगभग 4000 बीसी के पास ही कॉपर का खोज हुआ था। कॉपर का खोज हुआ था लगभग 4000 बीसी के पास और कॉपर भी यूज में आने लगा था, इसीलिए उसको हम लोग चैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं, जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों का टूल है जो यूज हुआ था। और ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि क्या कॉपर का जब खोज हुआ, जब कॉपर लोग यूज में करने लगे तो क्या पैन इंडिया यूज करने लगा? तो इसका जवाब है नहीं। ये खास करके राजस्थान के खेतड़ी सराय डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ हुआ। माने यह पैन इंडिया में नहीं हुआ, जहाँ इनोवेशन हुआ वहीं हुआ। कुछ कुछ पार्टिकुलर रीजन में ही यूज हुआ था कॉपर का। और इसमें है जो कॉपर स्टोन को फुल्ली रिप्लेस नहीं कर पाया था। तो हम आज चैल्कोलिथिक एज के बारे में ही कुछ डिटेल्स स्टडी करेंगे। और हमने देखा था कि किस तरह से लोग है जो एग्रीकल्चर करने लगे थे और परमानेंट सेटलमेंट की ओर मूव किए थे, जिससे क्या काम हुआ कि धीरे धीरे एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी हुआ। तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटल सिस्टम जो है किस तरह से डिराइव हुआ। आप इसको आंसर लिखने वक्त थोड़ा सा माइंड में रख सकते हैं, जिसको डेरिवेटिव अप्रोच कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम जानते हैं कि फूड गैदरिंग हुआ था। फूड गैदरिंग हुआ, फिर लोग हंटिंग शुरू किए, है ना। फिर उसके बाद एनिमल को डोमेस्टिकेशन करना शुरू किए। उसके बाद है जो लोग एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिए। तो ये सब फैक्टर के कारण है जो लोग परमानेंट सेटलमेंट खोजना शुरू कर दिया। इस सब के कारण है जो सोसाइटल स्ट्रक्चर निर्माण हुआ, है ना। इससे हुआ कि सोसाइटल स्ट्रक्चर निर्माण हुआ, मतलब कि लोग आपस में, है ना, लोग आपस में लेन देन भी करने लगे वाटर सिस्टम के तहत। मतलब कि रूरल लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। और रूरल लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस तो उससे हुआ कि सोसाइटी का अस्तित्व आया। और सोसाइटी का अस्तित्व आया तो उसमें ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसमें कस्टम, रिलीजन, हायरार्की, कास्ट सिस्टम ये सभी इन्वॉल्व हुआ। फिर धीरे धीरे उस समाज को चलाने के लिए पॉलिटी, है ना, पॉलिटी का निर्माण हुआ। फिर उसमें इकोनॉमी का निर्माण हुआ, जिसमें वाटर सिस्टम, फिर उसके आगे चल के करेंसी, फिर उससे आगे चल के इंटरनेशनल ट्रेड डिराइव हुआ। और पॉलिटी में देख लेते हैं कि ऑल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग दैट इज देन डेमोक्रेटिक, है ना। इतना भी वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, मतलब माना जा सकता है कि वहीं से उसका निम्ब हुआ। या तो मोनार्की हुआ, फिर एम्पायर एक बड़ा साम्राज्य में तब्दील हो गया। मतलब हम यह कह सकते हैं कि आपको अर्बन एरिया डिराइव होने के लिए कम से कम आपको सरप्लस एग्रीकल्चर तो होना चाहिए। मतलब कि रूरल लाइफ प्रोड्यूस सरप्लस एग्रीकल्चर, तब ही जाकर के आपका अर्बन लाइफ है जो स्टेबल हो पाएगा। आप लोग अभी जैसे उदाहरण के लिए हम लोग अभी अब शहर में रह रहे हैं, तो कोई ना कोई अपने खाने से अत्यधिक सरप्लस प्रोडक्शन कर रहा, तब तो हम शहर में बिना खेती किए हुए भी आराम से खा रहे हैं। उतना प्रोडक्शन हो रहा है तब ना। तो मतलब हम कह सकते हैं कि रूरल लाइफ प्रोड्यूस सरप्लस एग्रीकल्चर, तब जाके अर्बन लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसीलिए भी गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि न्योलिथिक फेज एज द न्योलिथिक रेवोल्यूशन बिकॉज lot of importance changes in man's socio-economic life which consequently greatly affected human life। न्योलिथिक एज में देखे थे कि इंडिया में भी एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था। जब एग्रीकल्चर शुरू होना हो गया था तो इससे हुआ कि धीरे धीरे सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा। सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा तब जा करके रूरल लाइफ केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना। क्योंकि आप बिना एग्रीकल्चर सरप्लस के रूरल लाइफ की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, है ना। तो चाल्कोलिथिक एज में ही हुआ था। अब इंडिया के अलग अलग डिफरेंट रीजन में
सब जगह मन डेवलपमेंट है जो सेम नहीं था। कहीं है जो चालकोलिथिक एज में जी रहे हैं, तो कोई है जो अभी पाषाण काल में ही जी रहा है। माने कहीं है जो कॉपर से बने मेटल का टूल्स का यूज हो रहा है, तो कहीं है जो अभी लकड़ी और पत्थर के ही टूल्स का यूज हो रहा है। मतलब कि डेवलपमेंट सभी जगह सेम नहीं था। और ये भी देखने को मिलता है कि जैसे चालकोलिथिक एज में जैसे हम देखते हैं कि गुजरात के रंगपुर में, राजस्थान के खेतड़ी में, राजस्थान के जोधपुर में, बिहार के चिरांद में, है ना, और असम के दाउजली में, कर्नाटका के ब्रह्मगिरी में, यहाँ है जो एविडेंसेस मिले हैं कॉपर का। लेकिन उतना एविडेंसेस नहीं है जितना कि खेतड़ी सराय में जितना मिला है। खेतड़ी सराय में तो जानते हैं कि जो खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट था, वो वहाँ से कॉपर का प्रोडक्शन इंडस वैली सिविलाइजेशन को किया जाता था। मतलब यहाँ से कॉपर का एक्सपोर्ट होता था इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेहरगढ़ में। ये बड़ी अच्छी बात है। तो हम चालकोलिथिक एज के बारे में वर्णन करेंगे कि चालकोलिथिक एज वेयर द सबसेट ऑफ न्योलिथिक एज। कैसे? क्योंकि चालकोलिथिक एज में ही कॉपर का खोज हुआ था और उसको है जो लोग टूल्स में यूज करना शुरू कर दिए थे। इस एग्रीकल्चर है ना सरप्लस होने लगा था, तब जाके कहीं कहीं सेमी अर्बन एरिया का डेवलपमेंट हुआ, है ना। तो मतलब चालकोलिथिक एज में हम अभी जान चुके हैं जो कॉपर के खोज तो हो चुका है, लेकिन कॉपर है जो स्टोन को फुल्ली रिप्लेस नहीं कर पाया है। माने इट वाज स्टोन कॉपर फेज। कॉपर वाज फाउंडेड इन सेम पार्टिकुलर एरिया, इट वाज नॉट इन पैन इंडिया, है ना। यह संपूर्ण भारत में व्याप्त नहीं था। अब हम ये देखेंगे कि चालकोलिथिक एज ने किस तरह से उस वक्त के लोगों के जीवन का प्रभावित किया और डेवलपमेंट में मददगार साबित हुआ। हम उस पर विचार करेंगे। तो चालकोलिथिक एज के सोसाइटल एस्पेक्ट के बारे में हम देख लेते हैं कि अब हम ये देख चुके हैं न्योलिथिक एज के आसपास ही कि लोग है जो रूरल कम्युनिटीज में तब्दील हो रहे हैं, है ना। एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा है और पहले जो स्टोन टूल्स था, बोन्स टूल था, वो तो यूज हो ही रहा है। अब कुछ नए नए टूल्स का भी, कॉपर टूल्स का भी इजाद होने लगा है, जैसे भाला का, है ना, सिल्ट मने हंसिया का। अब ये देख रहे हैं कि टूल्स जब एग्रीकल्चर में आया तो कुछ ना कुछ पहले से तो खेती बाड़ी करना अब तो आसान हो ही गया है। अब हाउसेस देख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इस वक्त का क्या क्या कंस्ट्रक्शन था। और टूल्स तो देख ही लिए। ऑक्यूपेशन एंड लाइवलीहुड पहले देख लेते हैं। अब कहीं कहीं ब्रॉन्ज का भी एविडेंसेस मिला है इसी एज में, लेकिन बहुत कम, है ना। इसमें जितना भी एस्पेक्ट दिया गया है, हम सब एक एक करके ऊपर नीचे एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन हम इसमें के एक एक डायमेंशन को एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ये आप मत सोचिएगा कि जो सीरियली दिया हुआ है तो सीरियली डायमेंशन, क्योंकि कहानी को रिलेट करके बताना होता है ताकि आपको ज़्यादा ध्यान रहे। क्योंकि यहाँ तो पर्टिकुलर लिखा गया है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सीरियल से ही एक्सप्लेन करें। बस आपको कहानी है जो एक दूसरे से लयबद्ध रहे। तो हम देख रहे हैं कि रूरल कम्युनिटीज तो होने लगा भाई, लोग सभी लोग एक साथ रहने लगे कम्युनिटीज के रूप में। एग्रीकल्चर में देख रहे हैं कि सरप्लस प्रोडक्शन होने लगा है। टूल्स में भी देख रहे हैं कि स्टोन टूल, बोन्स टूल तो यूज हो ही रहा है, साथ ही साथ अब है जो कॉपर का टूल्स भी यूज होने लगा है। अब हाउसेस देख लेते हैं कि उस वक्त का कंस्ट्रक्शन कैसा था। तो मड ब्रिक यूज होने लगा। मड ब्रिक तो इससे पहले भी यूज हो रहा था, है ना। और सर्कुलर एंड रेक्टेंगुलर शेप हाउस तो देख ही चुके थे इससे पहले में। रीड एंड मड का यूज अभी भी हो रहा है। इसमें एक चीज नया देखने को मिलता है, बेटल एंड डब टेक्निक। ये होता है ना कि क्या काम हुआ, जैसे घर बना, जैसे घर बनाए तो देख रहे हैं कि ऊपर में खाली यहाँ
ये दीवार है, ऊपर में एक पिलर इधर है, एक पिलर ऊपर में खाली, तो इसमें लोग क्या काम करते थे ना कि इसमें है जो डंक को सॉइल ये सब मिला करके इसमें लेप देते थे, इसमें भर देते थे। उसके बाद क्या काम करते थे कि विभिन्न विभिन्न लकड़ी को लेकर के उसमें एक डिजाइन तरह का ऐसे इस तरह करके बना देते थे, इस तरह से बना देते थे। यही है बेटल एंड डॉब टेक्निक जो घरों में यूज होता था कंस्ट्रक्शन में। अब हम देखेंगे कि जब यहाँ के लोग सरप्लस प्रोडक्शन करने लगे, टूल्स यूज करने लगे, हाउसेस बनाने लगे, तब भाई वहाँ के अब जो लेडीज लोग होंगी, वुमेन लोग, फीमेल लोग होंगे, वो अब कुछ अपने सुंदरता के कार्यक्रम में कुछ ना कुछ इनोवेशन करना चाह रहे होंगे, माने ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन में भी वो लोग काम करने लगे। साज सज्जा के सामान में भी वो लोग इधर उधर से ट्रेड करके, एक्सपोर्ट करके, इंपोर्ट करके, मतलब उस वक्त तो बार्टर सिस्टम ही था, उस वक्त तो करेंसी था ही नहीं, तो लोग एक दूसरे के वस्तु से अदला बदली कर लेते थे, है ना। जैसे मेरे पास गेहूं है और आपके पास चावल है, हमको है जो चावल की ज़रूरत है, तो हम आपका ना आपके गेहूं दे देंगे और आप है जो कुछ हमें चावल दे देंगे, तो ये बार्टर सिस्टम है, मतलब बिना करेंसी के ही आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना। माने एक के बदले आप कोई दूसरा चीज, है ना, ले दे रहे हैं। तो इसमें हम ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन के भी कार्यक्रम हो रहा है। इसमें देख रहे हैं कि सेल सेल है, बोन है, स्टोन है, क्वार्टाइज है, इस तरह के पत्थरों का यूज करके कीमती कीमती, है ना, प्रेशियस ज्वेलरी सब बनाया जा रहा है। लोग हैं जो ऑर्नामेंटेशन और डेकोरेशन पर ध्यान दे रहे हैं। अब हम कल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं कि भाई अब जब इतना हो गया है, एग्रीकल्चर सरप्लस होने लगा है, टूल होने लगा है, घर बनने लगा है, ऑर्नामेंटेशन एंड डेकोरेशन पर यूज होने लगा, मतलब कि कल्चरल चेंज तो हुआ ही है, मतलब कि कल्चरल डेवलपमेंट तो अवश्य ही होगा, अर्थात कल्चरल डेवलपमेंट इन्हेंस्ड। जैसे कि अब कंघी भी देखने को मिलता है, स्टोन कम्ब, है ना, कॉपर की चूड़ियाँ देखने को मिलता है, कॉपर बैंगल्स, है ना, इससे कल्चरल एविडेंस माने इन्हेंस्ड हुआ, डेवलपमेंट हुआ। और जब इस तरह से हो गया तो समाज में इनक्वलिटी तो होगा ही। और जब किसी के पास है जो खूब सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है, साज सज्जा के भी सामान खूब है ना, डोमेस्टिकेशन एनिमल भी उसके पास खूब है, किसी के पास नहीं है, तो भाई समाज में इनक्वलिटी तो होगा ही, मतलब कि सोशल इनक्वलिटी परपिचुएट इन दिस कम्युनिटी। अब हम देखेंगे कि इस तरह से सोशल इनक्वलिटी भी इसमें व्याप्त हो गया। तो अब है जो लोग अपना अपना विलेज प्लानिंग करने लगे, अपना अपना कम्युनिटी के लोग विलेज प्लानिंग करने लगे। मैंने इसमें हुआ कि लोग है जो अब पके हुए ईंट का उपयोग करने लगे चालकोलेथिक एज में ही। ये बात आपको ध्यान रखने योग्य बात है, जो सबसे डिफरेंट है कि चालकोलेथिक एज में ही ब्रंट ब्रिक का यूज होने लगा, पके हुए ईंटा का। और इससे पहले जो था जो मड ब्रिक का यूज होता था, लेकिन अब चालकोलेथिक एज से पके हुए ईंट का भी हमें साक्ष्य मिला है। मतलब इससे ये प्रतीत होता है कि पके हुए ईंट का लोग अब घर बनाना शुरू कर दिए हैं। और गांव है जो उसके तरफ लोग फोर्टिफिकेशन भी करना शुरू कर दिए हैं। हालांकि फोर्टिफिकेशन तो पहले भी होता था, लेकिन मड से होता था, लेकिन अब है जो पक्के, है ना, फोर्टिफिके माने घर तो पक्के ईंटे के बनने लगे, लेकिन अब फोर्टिफिकेशन का उतना कोई साक्ष्य पुख्ता सबूत नहीं मिला है कि पक्के ईंटे के माने ब्रंट ब्रिक का फोर्टिफिकेशन हो। लेकिन अब इतना तो जरूर इतना साक्ष्य मिला है कि इस वक्त के चालकोलेथिक एज के जो हाउसेस है उसमें ब्रंट ब्रिक का यूज हुआ। अब हम सोसाइटल कंडीशन देखते हैं कि उस वक्त के इकोनॉमिक का स्टेटस क्या था चालकोलेथिक एज में, है ना। अब चालकोलेथिक एज में इकोनॉमिक स्टेटस क्या है लोगों को, थोड़ा उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम ये जान चुके हैं कि इस वक्त का जो कम्युनिटी है रूरल है, ये लोग रूरल प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें है जो ब्रंट ब्रिक का यूज होने लगा है, फोर्टिफिकेशन मड फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। अब सोसाइटी में ना मुख्य 3 बात पे आपको फोकस करना है, एक तो लाइव स्टॉक पर, और दूसरा एग्रीकल्चर पर, और तीसरा ट्रेड पर, है ना। इकोनॉमिक स्टेटस तो यही 3 मेन है, हम बस यही तीनों डायमेंशन को कवर करेंगे, क्योंकि फिर वही बात, आंसर कम से कम शब्दों में लिखना है। तो लाइव स्टॉक हो गया,
तो लाइव स्टॉक में देख रहे हैं कि लोग है जे डोमेस्टिकेशन तो कर ही रहे हैं, अब है जे काऊ का, सीप, गॉट, पीग, इस सब का डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिए हैं और हंटिंग भी कर रहे हैं। हंटिंग अभी छूटा नहीं है, लेकिन अभी भी ध्यान देने योग्य बात है कि 100% लोग एग्रीकल्चर पर शिफ्ट नहीं हुए हैं, है ना। इस बात को आप ध्यान में रखें। और हंटिंग भी कर रहे हैं, और इसमें चलकोलेथी केज में आपको ये ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें सारे जानवर के एविडेंस मिले हैं, जैसे काऊ का, सीप का, गॉट का, पिग का, डियर का, कैमल का, लेकिन हॉर्स का एविडेंस नहीं मिला है कहीं। इससे प्रतीत होता है कि इस वक्त के लोग हॉर्स से परिचित, घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो ये तो हो गया लाइव स्टॉक के बारे में 4 पॉइंट। अब एग्रीकल्चर के बारे में भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तब हम देख चुके हैं कि अब यह है जो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर से लोग अब शिफ्ट करके सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर पर शिफ्ट कर चुके हैं, है ना। और सरप्लस प्रोडक्शन तो नहीं ही कहिए, लेकिन खाने भर प्रोडक्शन कर ले रहे हैं, है ना। हाँ, यहाँ और एक ध्यान देने का, तो सर एग्रीकल्चर तो कर रहे हैं, तो क्या इस वक्त प्लाऊ माने हल का डेरिवेशन हो चुका है क्या, इनोवेशन हो चुका है क्या? तो इस वक्त तो हल का इनोवेशन नहीं हो चुका है, लेकिन एक कोई साइट है जहाँ से हमको टेराकोटा के हल का साक्ष्य मिला है ना, लेकिन उसके अलावा और कहीं साक्ष्य नहीं मिले। ये कोई जरूरी नहीं है कि हल कॉपर का ही हो या आयरन का ही हो सकता है उस वक्त किसी लकड़ी का भी हल हो सकता है। इट में भी यह एक संभावना है, लेकिन इस वक्त है जो चालकोलेथी केज में अगर कहा जाए, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि उस वक्त हल का एविडेंस मिला है कि नहीं, तो इसमें आपको नहीं लगाना है, इसमें हल का एविडेंस नहीं मिला है ना। और लोग हैं जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो तो आप देख ही चुके हैं, है वो तो आप देख चुके हैं। अब यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि जो अपना इंडिया का जो नॉर्थ भाग और वेस्ट भाग, ईस्ट भाग और जो वेस्ट भाग है, तो इस वक्त इधर जो वेस्ट भाग है, इधर व्हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, जबकि बिहार बंगाल वाले रीजन में राइस का प्रोडक्शन अत्यधिक हो रहा है, जो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एग्रीकल्चर में देख सकते हैं कि इधर पंजाब, गुजरात, हरियाणा वाले रीजन में ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, जबकि बिहार बंगाल वाले रीजन में चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है। हम बड़ी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे हैं। और इधर वाले जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, इधर वाले में है जो कॉटन का प्रोडक्शन हो रहा है ना। और इस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ रोटेशन ऑफ क्रॉप्स का भी प्रचालन हो चुका है, जिसमें से लोग बाजरा, दाल, चना, मटर, कॉटन उगा रहे हैं। ये सब इस वक्त के सबसे प्रमुख फसल है जिसका प्रोडक्शन चालकोलेथी केज में हो रहा है। तो एग्रीकल्चर के बारे में 5-6 पॉइंट हो गया। अब हम ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रेड तो इस वक्त के आप जान ही चुके हैं कि उतना तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है नहीं, तो विलेज से विलेज ही छोटा मोटा ट्रेड होता होगा और बार्टर सिस्टम होगा। क्या चीज़ का ट्रेड होता होगा, तो आप देख चुके हैं कि इस वक्त कॉपर का बेंगल बनना शुरू हो गया है, कॉपर का चूड़ी बनना शुरू हो गया है, तरह तरह के पोटरी बनना भी शुरू हो गया है ना। और ज्वेलरी का देख रहे हैं कि ज्वेलरी का भी ट्रेड हो चुका है। अब जैसे बहुत सारे उस वक्त है जो प्रोफेशनल सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे कॉपर स्मिथ, माने जो कॉपर से मेटलर्जी वाला काम कर रहे हैं वो अलग है ना। बासरमैन का अलग है, पीजेंट अलग है, माने तरह तरह के प्रोफेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। आइवरी है कोई, है ना, वर्क ऑन आइवरी है, तो इसका एक अलग प्रोफेशन है। ज्वेलरी वाला एक अलग प्रोफेशन है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि समाज में तरह तरह के प्रोफेशन एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ये भी देखें कि लगभग 4500 BC के आसपास चालकोलेथी एज में ही व्हील का खोज हुआ है। अब इस व्हील का खोज हुआ, पहिया का खोज हुआ, तो इससे क्या हुआ
कि ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ, है ना। इससे ट्रांसपोर्टेशन इम्प्रूव हुआ तो इससे ट्रेड भी इम्प्रूव होगा, है ना। और इससे होगा कि प्रोडक्शन और फील्ड वाज द सरप्लस, है ना। अभी अब हुआ कि लोग खेती भी सरप्लस करने लगे व्हील के इनोवेशन से। अब हम ये देख रहे हैं कि लोग हैं जो पीपुल है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पोट्री भी यूज कर रहे हैं, है ना। जैसे पेंटेड पोएट्री है, ब्लैक एंड रेड पोएट्री। ब्लैक एंड रेड पोएट्री के मतलब हो गया कि अंदर से ब्लैक है ना, लेकिन उसको बाहर से रेड कलर के पोएट्री कर दिया गया है ना। और जबकि इससे पहले वाला पैलियोथिक एज में देख रहे थे तो वहाँ ब्लैक रेड पोएट्री था, है ना, ब्लैक बर्निश पोएट्री था। और यहाँ है ब्लैक एंड रेड पोएट्री, है ना। आप एनसीईआरटी में ये सब के जिक्र किया गया है, आप वहाँ जाकर के इमेज देख लेंगे, है ना। आप हम आशा करते हैं कि आप एनसीईआरटी जरूर पढ़े होंगे, है ना। अब हम देखते हैं कि इस तरह से चल्कोलिथिक एज में कॉपर है जो एक कॉपर स्टोन कॉपर एज फेज का शुरुआत हो चुका है। और हमको एविडेंस भी कॉपर के बहुत सारे गुड्स का मिला है, जैसे यूपी से, बिहार से, कर्नाटका से। चलिए, अब तो ये ठीक है, हमने इकोनॉमिक कंडीशन के भी बारे में बात कर लिया, टूल्स के भी बारे में बात कर लिया, है ना। अब हम सोसाइटी के बात में करते हैं कि उस वक्त के सोसाइटी में क्या प्रिवेल कर रहा था, और उस वक्त के रिलीजन एंड वर्शिप माने इस सोसाइटियल एस्पेक्ट है ना, इस वक्त के यह इसका क्या सिनारियो था रिलीजन और वर्शिप का और बरियल प्रैक्टिस का। तो हम ये देख चुके हैं कि सोसाइटी में इनक्वलिटी व्याप्त है एकदम अच्छी तरह से, है ना। रिलीजियन के बात करते हैं तो हमको बहुत सारे टेराकोटा के मदर गॉडे के मूर्ति मिला है, मदर गॉडेस की मूर्ति। इससे प्रतीत होता है कि उस वक्त के जो समाज था वह मैट्रियार्कल था, है ना। और मतलब कि उस वक्त लोग पूजा पाठ में भी यकीन करते थे। और उस वक्त के बुल, सबसे ज़्यादा बुल का भी टेराकोटा मिला है ना। तो इससे ये प्रतीत होता है कि बुल उस वक्त के सोसाइटी में बहुत ही पवित्र माना जाता होगा, चाहे इसका सर्वोच्च स्थान होगा, चाहे एग्रीकल्चर में हो या ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ में ना कुछ में तो इसका सर्वोच्च स्थान होगा ही। इसी कारण उस वक्त के लिए समाज के लिए बुल जो है इम्पोर्टेंट एनिमल बना हुआ था। बरियल प्रैक्टिस, तो बरियल प्रैक्टिस भी व्याप्त था। इससे पहले भी हम देख चुके हैं कि बरियल प्रैक्टिस में बहुत सारे हैं जो हम लोग के एविडेंसेस मिले हैं। अब इसमें यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि बरियल प्रैक्टिस जो है ना, जो यहाँ लगभग 3 तरह के एविडेंसेस मिले हैं, जिसको स्कॉलर्स ने प्राइमरी बरियल, सिंबॉलिक बरियल और फ्रैक्शनल बरियल में बांटा है। प्राइमरी बरियल के मतलब होता है ना कि उसमें बॉडी अवेलेबल है, मतलब कि उसमें स्केलेटन है, संपूर्ण स्केलेटन है। और सिंबॉलिक बरियल के मतलब होता है कि उसमें बॉडी तो नहीं है, लेकिन उसमें कुछ ग्रेवल्स रखे हुए हैं, कुछ उसमें वस्तु उसका रखे हुए हैं, लेकिन बॉडी उसमें नहीं। अब फ्रैक्शनल बरियल के मतलब होता है कि सेगमेंटेड पार्ट ऑफ बॉडी उसमें है, मतलब बॉडी के कुछ ही पार्ट है लेकिन सारे पार्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि सिंबॉलिक और फ्रैक्शनल का एविडेंस बहुत कम मिला है, लेकिन जितना प्राइमरी बरियल के मिला उतना सिंबॉलिक और फ्रैक्शनल बरियल का नहीं मिला। और यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि जो डेड बॉडी होता है उसको पोजीशन में अलग अलग रीजन में अलग अलग पोजीशन में रखा गया है, माने दफनाया गया है। जैसे महाराष्ट्र में जो मैक्सिमम 19% जो बरियल मिले हैं उसमें है जो नॉर्थ एंड साउथ में, माने नॉर्थ के तरफ हेड है और साउथ के तरफ उसका फुट है महाराष्ट्र में। और जबकि ईस्टर्न इंडिया वाले स्टेट में देखते हैं, ईस्टर्न स्टेट में देखते हैं कि वो बॉडी है जो ईस्ट में है, मतलब वेस्ट की तरफ है जो उसका सर है, और पैर है जो ईस्ट की तरफ है। ए पोजीशन है, ये यूनिक चीज़ है ना। अब कल्चरल डेवलपमेंट देखते हैं कि इस वक्त के कल्चरल डेवलपमेंट क्या था। तो हम ये देख चुके हैं कि इंडिया के डिफरेंट रीजन में डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट थे। कहीं हमने देखा कि कॉपर है जो एक जगह से दूसरे जगह एक्सपोर्ट हो रहा है, कहीं है जो अभी भारत में
कहीं कहीं रीजन पर है जो अभी भी पैलियोलिथिक एज में ही जी रहे हैं, वहाँ आज भी मतलब उस वक्त भी टूल्स है जो स्टोन और बोन का ही यूज हो रहा है। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि नॉलेज ट्रांसफ़र होने में काफ़ी वक्त लग रहा है, सभी जगह एक समान डेवलपमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक जगह कॉपर का खोज हो गया तो पूरा भारत के लोग हैं जो उस वक्त के लोग कॉपर का यूज कर रहे हैं, नहीं, माने डिफरेंसेस तो है डेवलपमेंट में। तो उसी तरह से डेवलपमेंट में ना अलग अलग रीजन में भारत के अलग अलग कल्चर का विकास हुआ। जैसे आप देखते हैं, अब जैसे मेहरगढ़ में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन है पाकिस्तान में, और यहाँ जो हम देख रहे हैं हार बनास कल्चर जो राजस्थान में हुआ है, जो खेतरी के आसपास है, यहाँ से कॉपर एक्सपोर्ट होता था, है ना। जबकि इधर चिरांद वाले में देख रहे हैं कि इधर है जो लोग आज भी पैलियोलिथिक स्टोन के टूल्स ही बना रहे हैं, बोन के टूल्स ही बना रहे हैं, देख रहे हैं। और आयरन में भी अगर देखा जाए, अगर आयरन के लिया जाता है, सबसे पहले कर्नाटका वाले तरफ से है जो आयरन का खोज हुआ था, मतलब कि यूज में आया था, उसके बाद है जो धीरे धीरे पैन इंडिया में फैला था, है ना। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज़ का डेवलपमेंट है जो एक समान नहीं है, हर स्टेज में अलग अलग है, हर रीजन में अलग अलग है। तो उसी तरह से 4 इम्पोर्टेंट कल्चर है जिसको हम कवर करेंगे, और वो कल्चर है हार बनास कल्चर जो कि राजस्थान वाले रीजन में है, कैथा कल्चर जो कि कैथा कल्चर है जो कि मालवा वाले रीजन में, मतलब मध्य प्रदेश वाले रीजन में है ना। और तीसरा है जौड़वे कल्चर, और चौथा है मालवा कल्चर, है ना। हार बनास, कैथा, मालवा और जौड़वे। हालांकि हमने इसको आगे भी दे चुका है कि इस तरह से देख सकते हैं कि आहार बनास कल्चर है जो राजस्थान से राजस्थान वाले रीजन में है ना। और कैथा कल्चर है जो मध्य प्रदेश वाले रीजन में है, मालवा कल्चर मध्य प्रदेश वाले रीजन में है ना। और चिरांद वाला है जो बिहार में है। मैंने इस तरह के 4 इंपॉर्टेंट कल्चर तो कहे हैं, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट कल्चर है जो सेमी अर्बन कल्चर था, है ना। मतलब कि ये अर्बन की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले प्योर अर्बन है ना। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन यह चारों कल्चर के अपेक्षा में ज़्यादा डेवलप्ड है ना, ज़्यादा डेवलप्ड है, जो मेहरगढ़ में पड़ रहा है। तो अब थोड़ा आहार बनास कल्चर पर थोड़ा हम नज़र डाल देते हैं। यह जो 2000 से 1600 BC के आसपास राजस्थान में डेवलप हुआ था, इसमें है जो कॉपर स्मेल्टिंग और मेटलर्जी का माने कार्य इसका प्रमुख था। यह है जो कॉपर का एक्सपोर्ट करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, है ना। और यहाँ पर है जो बहुत सारे इंडस्ट्री भी मिला है, और यहाँ ब्रंट ब्रिक वाल का भी एविडेंसेस मिला है ना। अब यहाँ देखते हैं कि ज्ञानेश्वर जो राजस्थान वाले रीजन है, ज्ञानेश्वर और जोधपुर से, यहाँ से भी है ना, माने हार बनास कल्चर के इस रीजन से इंडस वैली सिविलाइजेशन में कॉपर एक्सपोर्ट होता था। माने इससे ये पता चलता है कि इन लोग के ट्रेड एकदम इम्प्रूव्ड है, मेटलर्जी भी एकदम इम्प्रूव्ड है, कॉपर सप्लाई भी कर रहे हैं, है ना। और हार बनास कल्चर से ही बलाथल से मड फोर्टिफिकेशन का एविडेंसेस मिला है। तो ये हो गया आहार बनास कल्चर। अब हम कैथा कल्चर के बारे में थोड़ा नज़र डाल लेते हैं। तो कैथा कल्चर जो है, जो यहाँ हम देख सकते हैं, कैथा कल्चर यहाँ मध्य प्रदेश वाले रीजन में है ना, मध्य प्रदेश वाले रीजन में देख सकते हैं। इसको तो प्योर मध्य प्रदेश, ये जो है कैथा कल्चर मध्य प्रदेश वाले रीजन में है। और यहाँ जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के इस तरफ महेश्वर और इस तरफ नर्मदा टोली, है ना। नर्मदा नदी के इस तरफ महेश्वर और इस तरफ नर्मदा टोली है, और बीच में नर्मदा नदी है। तो यहाँ पर है जो हमको सबसे ज़्यादा सेटलमेंट का एविडेंसेस मिला है ना। और यहाँ सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन माने प्रोड्यूस किया जाता था। और यहाँ है जो हमको कैथा कल्चर
वाले रीजन में हमको इस बात तो आपको ध्यान रखना है कि कैथा कल्चर वाले रीजन में हमको एविडेंस मिला है फायर अल्टर का। फायर अल्टर का है तो हवन कुंड, है ना। और यहाँ एक टेराकोटा भी मिला है प्रोटोरुद्रा को, जिसको हम शिव के रूप में मान रहे हैं। और यहाँ भी मड फोर्टिफिकेशन का एविडेंसेस मिला है। आपको एक कैथा कल्चर में ही आपको कीप इन माइंड, है ना। और मालवा कल्चर है भी मध्य प्रदेश का, इट इज द ऑलमोस्ट सिमिलर टू कैथा कल्चर। फिर बाद में मालवा कल्चर है जो कैथा कल्चर में ही मर्ज हो गया। अब है जोड़वे कल्चर। जोड़वे कल्चर है कि यह सबसे लेटेस्ट कल्चर है, जोड़वे कल्चर, है ना। जोड़वे कल्चर यहाँ मैप में देख लेते हैं। जोड़वे कल्चर यहाँ महाराष्ट्र वाला रीजन में। यहाँ सीडीएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जोड़वे कल्चर संपूर्ण महाराष्ट्र में व्याप्त था, तो नहीं। आपको यहाँ ये ध्यान देना होगा कि जोड़वे कल्चर जो है ना, जो इधर दक्षिणी क्षेत्र वाला में भी नहीं था और इधर वाले भी क्षेत्र में महाराष्ट्र के नहीं था, ये सब बीच वाले क्षेत्र में ही व्याप्त कर रहा था जोड़वे कल्चर। ये आपको ध्यान देना। जो जोड़वे कल्चर ना ही इधर पश्चिमी भाग वाले और ना ही इधर संपूर्ण महाराष्ट्र में, बल्कि आप देख सकते हैं सीडीएस के 2024 का क्वेश्चन है, उसमें आप देख सकते हैं। तो यहाँ इसका जो साइट है, जो जोड़वे हो गया, नेवासा हो गया, दायमाबाद हो गया, इमाम गांव हो गया, नासिक हो गया, ये सब इसका साइट्स है। यहाँ पर एविडेंसेस मिला है मड फोर्टिफिकेशन का। और यहाँ से ब्रॉन्ज के कुछ वस्तु मिले हैं, कुछ वस्तु नहीं, बहुत सारे वस्तु मिले हैं, बहुत सारे मूर्ति मिले हैं। जैसे बफैलो का, हिप्पो का, राइनो का, ये सब 60-60 किलो के मूर्तियाँ हैं, ब्रॉन्ज का है। तो ये सबसे यूनिक चीज़ है कि जोड़वे कल्चर से ब्रॉन्ज का एविडेंस मिला है ना। और यह सबसे डेवलप था इस सब की अपेक्षा में, ऑलमोस्ट एकदम अर्बन, और वो सब सेमी अर्बन था, है ना। अब इमाम गांव से है जो मदर गॉडेस का टेराकोटा मिला है, वहाँ एक 5 रूम का घर भी मिला है जिसमें 5 कमरा है। और यहाँ से आपको सबसे खास ध्यान रखना है कि जो जोड़वे कल्चर में है ना, जो वहाँ आर्टिफिशियल इरिगेशन का एविडेंस मिला है। ठीक, तो इस तरह से हम 4 प्रमुख कल्चर के बारे में बात कर लिए, जो कि उस वक्त इंडिया में प्रिवेल कर रहा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्प्रोरी। जबकि इंटर वैली सिविलाइजेशन था जो काफ़ी अर्बन था, जबकि सब सेमी अर्बन था, है ना। माने ये लोग अर्बन के तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे। और कहाँ से क्या क्या एविडेंसेस मिला है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, आप उसको एकदम ध्यान में रखेंगे, है ना। अब हम देख रहे हैं कि जब इतना डेवलपमेंट हो चुका है तो सोसाइटी में तो इनक्वलिटी एकदम है ही, है ना। सोसाइटी में इनक्वलिटी तो है ही, तो इनक्वलिटी है तो यहाँ एक एविडेंसेस और मिला है इस रीजन में। जो घर का जो हाउसेस का एविडेंसेस है ना, जो कुछ घर है जो सर्कुलर मिला है जो कि 5 हेक्टेयर में बना हुआ है, कुछ घर है जो रेक्टेंगुलर मिला है जो कि 20 हेक्टेयर के रीजन में बना हुआ है। मतलब 20 हेक्टेयर वाला रीजन वाला में जो है ना, वहाँ रेक्टेंगुलर घर मिला है, 5 हेक्टेयर वाले रीजन में सर्कुलर घर मिला है। इससे प्रतीत होता है कि जो रूरल क्लास होते थे, मतलब जो वर्चस्व वाला क्लास होते थे, वह रेक्टेंगुलर घर में रहते, जबकि कॉमन मैन जो होते थे वो सर्कुलर घर में रहते थे। मतलब इससे ये पता चलता है कि सोसाइटी में इनक्वलिटी एकदम व्याप्त है। और दूसरा एविडेंस ये भी मिला है कि जैसे कुछ ग्रेव्स में हमको कॉपर का बेंगल मिला है, जबकि कुछ में हमको पोटरी मिला है, जबकि कुछ मिला ही नहीं। मतलब इससे भी प्रतीत होता है कि समाज में असमानता तो उस वक्त व्याप्त था, अमीरी गरीबी, है ना। तो अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि व्हाई चालकोलिथिक एज इंड, जब इतना डेवलप कर चुके थे भारतीय समाज, है ना, तो आखिरकार इसका अंत क्यों हो गया। तो अंत इसलिए हो गया, इसका कुछ फैक्टर इस तरह से स्कॉलर्स ने दिए हैं। जैसे ये लोग जो कैटल डोमेस्टिकेशन करते थे ना, उसको मिल्क के लिए नहीं करते। जैसे आज भी गोंड जनजाति के लोग जो हैं इधर, या अपना झारखंड में जो हैं, क्या नाम है, झारखंड के कुछ ट्राइब्स हैं जो अभी तो नाम ध्यान नहीं आ रहा है, जो लोग भी कहते हैं कि उसका जो मिल्क है उसके बच्चों के लिए, हमारे लिए मिल्क नहीं, वो लोग सिर्फ मीट के लिए यूज करते हैं, है ना। और दूसरा कारण है कि हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा चिल्ड्रेन ग्रेव्स मिले हैं, है ना।
सब्सिस्टेंसेस एग्रीकल्चर मतलब क्या है कि सब सब्सिस्टेंसेस एग्रीकल्चर के मतलब है जो सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, कोई खास उसमें टेक्नोलॉजी है नहीं। और ये भी हो सकता है कि महाराष्ट्र वाले रीजन में जैसे महाराष्ट्र वाले रीजन में कॉटन का एग्रीकल्चर हो रहा था, है ना, प्रोडक्शन हो रहा था। हो सकता है कि वो जब उस वक्त को ड्रॉट्स पड़ा होगा, सुखाड़ पड़ा होगा, तो काला मिट्टी है जो काफ़ी सख्त हो गया होगा और लोगों के पास उतना टेक्नोलॉजी था नहीं कि उसको फिर से कल्टीवेट कर सके। तो हो सकता है फिर वहाँ से वो लोग शिफ्ट कर गए होंगे, अलग चले गए होंगे। तो इस तरह से कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें से पहला फैक्टर तो आप लिखेंगे कि कैटल्स नॉट यूज फॉर द डेयरी। दूसरा फैक्टर लिखेंगे कि हाई चाइल्ड मैटरनिटी रेट। तीसरा लिखेंगे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। और चौथा लिखेंगे कि ब्लैक कॉटन सॉइल बिकम वेरी हार्ड इन द समर, दे कांट डिग या कल्टीवेट दैट टाइप ऑफ सॉइल, है ना। तो इस तरह से हम देखें कि लगभग चारकोलेथी के 4000 से लेकर के 700 BC तक के ये प्रिवेल किया। और इसी के कंटेम्प्रोरी उधर मेहरगढ़ में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जो काफ़ी, है ना, अपने एकदम अर्बन फेज में था, काफ़ी एकदम डेवलप था। तब हम वो देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उस वक्त क्या हो रहा था, वो किस तरह से डिक्लाइन किया, है ना, और किस तरह से आर्यन लोग आए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का किस तरह से एक फैक्टर बनता है डिक्लाइनेशन का, और उसका कौन कौन से फैक्टर है, उसके लिए क्या कौन कौन से थ्योरी है, हम लोग अब आने वाले आगे वाले वीडियो में देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और यहाँ तक हम देख लिए चालकोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज सब देख चुके हैं, न्यूलिथिक एज। अब हम आगे देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये सब को चालकोलिथिक से पैलियोलिथिक, चालकोलिथिक, न्यूलिथिक, इस सब को हम एक टाइम लाइन पे, है ना, एक माइंड मैप पर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि उस वक्त के कौन कौन सा सिविलाइजेशन कंटेम्प्रोरी प्रिवेल कर रहा था अराउंड ग्लोब, वो भी जानने का कोशिश करेंगे। अब हम आगे वाले वीडियो में इंडस वैली सिविलाइजेशन का चर्चा करेंगे। तब तक के बने रहिए हमारे साथ, तब तक के आप भी देखते रहिए और रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।